गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है गाइज। आज के सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं 20 मई 2022। तो गाइज जल्दी सेशन को जल्दी ज्वाइन कर लीजिए एंड अगर आपने पेंडलम ईडीयू को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। सो गाइज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पेंडलम ईडीयू आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर आया है जिसमें आपको मिलेंगे 6 फुल लेंथ 5 सेक्शनल एंड 4 करंट अफेयर बेस्ड आपको टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस जो एग्ज़ाम है वो आपका आने वाला है, नेक्स्ट मंथ में है। सो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप जल्दी से अपना जो तैयारी आप कर चुके हैं उसको टेस्ट करें और एक्चुअल एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें। सो आज ही इसको गाइज ज्वाइन करिए। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको स्टेटमेंट यहाँ पर दो गिवन है, किसके बारे में? नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 के बारे में। सो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसमें दिया हुआ है कि इसमें अभी अमेंडमेंट किया गया है। एंड अमेंडमेंट क्या किया गया है इस नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स में कि इसमें ज़्यादा आपको फीड स्टॉक्स जो है ये बायो प्रोडक्शन जो बायोफ्यूल्स उसके प्रोडक्शन के लिए जो है यहाँ पर अलाउ किए जाएंगे। इसके अलावा द अमेंडमेंट्स हैव मूव्ड द इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट है 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल का, कि पेट्रोल में जो मिश्रण है यहाँ पर इथेनॉल की जो ब्लेंडिंग की जाएगी 20%, इसका टारगेट जो है इसको 2030 से ये आपका 2025-26 कर दिया गया है। सो स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ दी अबव। अगर आपको इसके बारे में पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप आंसर बता सकते हैं मुझे। क्वेश्चन हिंदी में भी मैं आपको दे रही हूँ। जैव ईंधन 2018 पर राष्ट्रीय नीति में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित संशोधनों के बारे में कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 में संशोधन जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अधिक फीड स्टॉक की अनुमति देगा। संशोधनों ने पेट्रोल में इथेनॉल के जो 20% मिश्रण है इसके इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य का को जो है 2030 से घटाकर 2025-26 कर दिया है। सो केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई भी नहीं। तो इस न्यूज़ को हम लोग देखते हैं फिर इसको आंसर करते हैं। सो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सो कैबिनेट ने अभी अप्रूव कर दिए अमेंडमेंट्स इन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 एंड ये जो नेशनल पॉलिसी है ये कब आई थी? 2018 में आई थी। जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है इसमें भी संशोधन किए गए हैं, अमेंडमेंट्स किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस द्वारा ये पॉलिसी लाई गई थी। तो मंत्रालय याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा? जो हमारा विजन है, जो भारत का विजन है कि हमें एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना है, हमें एनर्जी के लिए किसी कंट्री पे या किसी भी जो है कुछ भी इंपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, तो उसके लिए जो टारगेट है हमारा एनर्जी इंडिपेंडेंट बनने का बाय 2047, उसको ये उस विजन को जो है ये गति देगा। सो अमेंडमेंट्स क्या हुए? सबसे पहला अमेंडमेंट ये है कि जो आपका मोर फीड स्टॉक्स जो है यहाँ पर आप बायोफ्यूल्स के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पहले क्या था कि आपका कुछ लिमिटेड ही फीड स्टॉक्स थे जिनसे आप बायोफ्यूल्स जनरेट कर सकते थे, लेकिन अभी क्या है कि आप इसको मोर फीड स्टॉक्स को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं बायो प्रोडक्शन के बायोफ्यूल्स के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। इट हैज़ मूव द इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट है 20% ब्लेंडिंग का, कि इथेनॉल में जो पेट्रोल में जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग करनी है 20% की। सो इसका जो टारगेट है ये 2030 से जो है घटाकर इसको अब कर दिया है 2025-26 तक ये इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव करनी है। करंटली देखें तो हम 8.5% जो इथेनॉल है वो ब्लेंड कर रहे हैं पेट्रोल के साथ अभी भारत में, लेकिन अब इसको कितना पहुंचाना है? इसको 2025-26 तक 20% पहुंचाना है। तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। सो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज बोथ 1 and 2। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या अमेंडमेंट इसमें किए गए हैं? सो अमेंडमेंट ये भी किया गया है कि जो नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमिटी है इसमें जो और नए सदस्य हैं इनको ऐड किया जाएगा, न्यू मेंबर्स को ऐड किया जाएगा, और
जो बायोफ्यूल्स एक्सपोर्ट होने, कुछ स्पेसिफिक केसेस में जो बायोफ्यूल्स का एक्सपोर्ट है उसके लिए परमिशन भी ग्रांट करेगा। कौन करेगा? ये आपकी नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी, ठीक है। इसके अलावा अंडर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स विल बी एनकरेज्ड बाय द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। जो आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं या फिर जो आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत जो है यहाँ पर बायोफ्यूल्स के प्रोडक्शन को यहाँ पे इन जोन्स में भी एनकरेज किया जाएगा। कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव्स या कुछ स्कीम ऐसी लॉन्च करेगी ताकि इसके जो बायोफ्यूल्स की प्रोडक्शन है इसको यहाँ पर ऐसे जोन्स में, ऐसे जो एरियाज हैं वहाँ पर इसको प्रमोट किया जा सके। चलिए अगली न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट नॉन नेपालीज पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट फॉर द 16th टाइम। 16वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले गैर नेपाली व्यक्ति कौन बने हैं? सो केंटन कूल, कामी रीता, संतोष यादव एंड अरुणिमा सिन्हा। गाइज आंसर पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए करेक्ट आंसर क्या होगा। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज केंटन कूल जो है पहले नॉन नेपलीज पर्सन बने हैं। सो वन पर्सनालिटी न्यूज जानते हैं इनके बारे में। सो ये 48 ईयर ओल्ड ब्रिटिश नेशनल है, ठीक है, साउथ वेस्ट इंग्लैंड से ये आते हैं और ये पहले नॉन नेपलीज पर्सन बने हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है फॉर द 16th टाइम। इससे पहले इन्होंने और भी माउंटेनियर्स के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं। ये हाल ही में एक और पर्सन जो है यहाँ पर न्यूज़ में थे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए, जैसा हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था। सो रिसेंटली कामी रीता जो है इन्होंने भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। इन्होंने रिकॉर्ड क्रिएट किया है फॉर द 16th टाइम एट द एज ऑफ 52, ठीक है। तो इनके बारे में जो है यहाँ पर ये फैक्ट ज़रूरी है। क्वेश्चन आपको यहाँ से भी आ सकता है, केंटन कूल से भी आपको पूछ सकते हैं। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट, जिसको सागरमाथा भी कहा जाता है नेपाल में, जैसा आप जानते हैं ये हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, नेपाल में लोकेटेड है। करंटली जो इसका रीसेंट एलिवेशन जो इसका है दैट इज 8848.86 मीटर्स। चलिए आई होप ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट विल फॉर्म द कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया, हु विल बी द चेयरमैन ऑफ द कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया। कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन होगा? भारत सरकार ने अभी कहा है कि जो है भारतीय कपास परिषद का गठन किया जाएगा। सो डॉक्टर GR चिंतला, मदाबीपुरी बुच, सुरेश भाई कोटक एंड दिनेश कुमार खारा। सो करेक्ट आंसर्स का क्या होगा गाइज, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे फटाफट से। सो कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन रहेंगे? सुरेश भाई कोटक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर GR चिंतला ये नाबार्ड के चेयरमैन है। मधुबीपुरी बुच जो है ये सेबी के चेयरमैन है, ये नाबार्ड के हैं, ये सेबी के हैं। एंड दिनेश कुमार खारा SBI के चेयरमैन है, ठीक है। चलिए इनके बारे में जानते हैं, कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। सो कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया सुरेश भाई कोटक की चेयरमैनशिप में ये गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। इसमें अलग अलग क्षेत्र से रिप्रेजेंटेटिव होंगे, क्योंकि जब बात कॉटन की चल रही है तो टेक्सटाइल, क्योंकि कॉटन आपका टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, एक मेजर कंपोनेंट है आपका। एग्रीकल्चर, कॉटन आपका ग्रो होता है एज अ रॉ मटेरियल। देन कॉमर्स इंडस्ट्री, क्यों? क्योंकि आपका इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, फॉर दैट। सो अलग अलग आपके डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उससे भी यहाँ पर कुछ लोग प्रेजेंट होंगे। एंड कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड फिनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय से लोग इसमें शामिल होंगे। पहली मीटिंग कब होगी इसकी? 28 मई को कंडक्ट की जाएगी। इसके अलावा इसका एम क्या है? इसका मेन एम ये है कि भारत में अभी समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम कॉटन का प्रोडक्शन कम करते हैं, इसके बावजूद कि हमारे पास लार्ज एरिया है अंडर कॉटन कल्टीवेशन, यानी कि हम कॉटन तो बहुत सारे एरिया में उगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो कॉटन का जो प्रोडक्शन होता है, ओवरऑल प्रोडक्शन, वो कम है। तो इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको बेटर करने के लिए, उसमें चीज़ें बेहतर करने के लिए ये कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर बनाई गई है। जो भी इस फील्ड में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है उसके लिए बनाई गई है। सो कॉटन सेक्टर के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं कि कॉटन सेक्टर भारत में कैसा है। सो कॉटन एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप है,
ठीक है। कमर्शियल क्रॉप क्यों है? क्योंकि इसको उगाया ही जाता है, इसका मेन पर्पस उगाने का यही है कि इसको बेचा जाए, तो एक कमर्शियल क्रॉप है आपका ये। एंड ये इंडिया में कल्टिवेट होता है एंड ये 25% ऑफ टोटल ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन का अकाउंट करता है, यानी कि पूरे विश्व में जितना कॉटन जो आपका प्रोडक्शन होता है उसका 25% इंडिया में होता है। इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की वजह से इंडिया में इसको वाइट गोल्ड भी कहा जाता है ना, वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। जैसे कि पेट्रोलियम जो है वो आपका ब्लैक गोल्ड होता है, वैसे ही आपका जो कॉटन है इसको वाइट गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इंडिया में जो 4 स्पीशीज़ हैं कॉटन के, वो चारों ग्रो होते हैं, जिसमें आपका जी आर्बोरेटम एंड हर्बेशियम जो कि एशियन कॉटन है, इजिप्शियन कॉटन और अमेरिकन अपलैंड कॉटन, ये सारे ही यहाँ पर आपके ग्रो होते हैं इंडिया में। एक और चीज़ है कि यहाँ पर कि इंडिया कॉटन का एक्सपोर्ट भी करता है एंड यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि जो अच्छी क्वालिटी का कॉटन है वो एक्सपोर्ट तो किया ही जाए, लेकिन जो हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहाँ पर भी अवेलेबल कराया जाए। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एज वेल एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन यार्न। कॉटन यार्न का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड एक्सपोर्टर है। जो मेजर कॉटन प्रोड्यूसर जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में वो कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। आपको पता है कि कॉटन जो है, कॉटन आपका ब्लैक सॉइल में ये वेल ग्रो होता है ना। तो जहां जहां ब्लैक सॉइल है वहां पर तो कॉटन आपका प्रोड्यूस ही होता है। याद रखिएगा, कॉटन जो है आपका बेस्ट ग्रो होता है ब्लैक सॉइल में। सो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में आपका कॉटन ग्रो होता है। एंड कॉटन में जो है जो कॉटन बॉल्स होते हैं वो आपके कीड़े की वजह से ख़राब भी हो जाते हैं एंड इसी के लिए फिर बीटी कॉटन लाया गया था, लेकिन उससे भी अभी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं देखा गया है कॉटन प्रोडक्शन में। कॉटन इंडस्ट्री ये सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है भारत में आफ्टर एग्रीकल्चर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो है यहाँ पर लोगों को ये रोज़गार देता है। आफ्टर एग्रीकल्चर सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। इसके अलावा कॉटन यार्न और फैब्रिक एक्सपोर्ट जो है इंडिया का, वो दिस अकाउंट फॉर 23% ऑफ इंडियाज टोटल टेक्सटाइल एंड अपैरल एक्सपोर्ट। तो जितना हम टेक्सटाइल या अपैरल एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से आपका कॉटन यार्न और फैब्रिक अकेला 23% के करीब अकाउंट करता है, मतलब मेजर पोर्शन है। इसके अलावा इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कॉटन का। मैंने आपको बताया था वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर में है इंडिया। सो ये थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आफ्टर यूएसए एंड ब्राज़ील। ये लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कॉटन का आफ्टर यूएसए एंड ब्राज़ील। ठीक है, तो ये मैंने आपको कॉटन इंडस्ट्री के बारे में, कॉटन सेक्टर के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी दी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। At which of the following places did Indian Navy successfully carry out maiden firing of the first indigenously developed naval anti-ship missile in May 2022? तो अभी क्या है, भारतीय जो नौसेना है इसने मई 2022 में पहली स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल की पहली फायरिंग सफलतापूर्वक कर ली है। सो ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया है? बालासोर, तिकरपाड़ा, धौली एंड कटक। सो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। सो ये आपका डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिफेंस सेक्टर से। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज बालासोर। सो ये जो फायरिंग कंडक्ट की गई है ये सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर से की गई है एट इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR बालासोर से ये की गई है। सो नेवल एंटीशिप मिसाइल ये किसने डेवलप की है? दिस हैज बीन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता है कि जो मेजर डिफेंस सेक्टर में जो रिसर्च कैरी आउट की जाती है वो DRDO के द्वारा की जाती हैं। DRDO के करंट चेयरमैन कौन है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएंगे। DRDO के चेयरमैन गाइज फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए इतने आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल है, मिसाइल सिस्टम है इंडियन नेवी के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि एक तो पहला है और स्वदेशी रूप से विकसित है ये, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट आता है कि डिफेंस मिनिस्टर ने 2 फ्रंटलाइन वॉरशिप जो है इंडियन नेवी के वो लॉन्च किए थे, जिसका नाम है INS सूरत और INS उदयगिरी। तो जो INS सूरत है ये 4th गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है
P-15B क्लास का, और INS उदयगिरी जो है ये सेकेंड स्टेल्थ फ्रिगेट है P-17A क्लास का। तो याद रखिएगा ये कौन कौन से पूछ सकते हैं कि कौन से यहाँ पर वॉरशिप जो है फ्रंटलाइन वॉरशिप डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा आपके लॉन्च किए गए थे। तो INS सूरत एंड INS उदयगिरी। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट कोर्सेज। सो अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट जो है कोर्सेज यहाँ पर लॉन्च किए हैं। सो इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? दिस डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, सर्जिकल इमरजेंसी, कार्डियक इमरजेंसी एंड रेस्पिरेटरी इमरजेंसी. This will help in creating a cadre of trainers to train doctor, nurses and paramedic working in emergency department. जो भी लोग emergency department में काम कर रहे हैं उनके लिए cadre create करेगा. So one only, two only, both one and two and none of the above. सही statement बतानी है, हिंदी में भी एक बार question को देख लीजिए. राष्ट्रीय आपातकालीन जीवन समर्थन पाठ्यक्रमों के बारे में कौन सा कथन सही है? ये चिकित्सा आपात स्थिति, सर्जिकल आपात स्थिति, हृदय संबंधी आपात स्थिति और श्वसन संबंधी आपात स्थितियों के प्रबंधन से संबंधित है. ये आपातकालीन विभागों में कार्यरत डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षकों का एक कैडर बनाने में मदद करेगा. सो केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं. तो चलिए पहले हम लोग स्टेटमेंट्स यहाँ पर एनालिसिस कर लेते हैं स्टेटमेंट्स का. सो जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर हेल्थ भारती पवार, इन्होंने लॉन्च किया है इस कोर्स को. एंड ये बेसिकली कोर्स है डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए एंड पैरामेडिक्स के लिए जो भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं. अभी तक क्या होता था कि ऐसे जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते थे फॉर वर्किंग इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, उसको लिए फॉरेन मॉड्यूल्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था और वो पेड कोर्सेज होते थे. तो अभी NELS ने क्या किया है, इन कोर्सेज को निकाला है. एंड दीज डील विद मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल इमरजेंसी. इसमें मेडिकल इमरजेंसी, सर्जिकल इमरजेंसी, कार्डियक इमरजेंसी और रेस्पिरेटरी इमरजेंसी, ये सारे ही चीज़ें शामिल हैं. सो क्वेश्चन देखें तो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएंगी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सो उसके बारे में इतना ही जानना काफ़ी है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, इन्होंने इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है फॉर शूटिंग फॉरेन फिल्म्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्कीम? सो इस स्कीम में इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज ये क्लेम कर सकती है रिइंबर्समेंट ऑफ अप टू 50% ऑन क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर इन इंडिया सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ INR 2 करोड़. एंड गवर्नमेंट इसमें एडिशनल बोनस देगी ऑफ अप टू $65,000 फॉर एम्प्लॉइंग 50% और मोर मैन पावर इन इंडिया. सो 1 only, 2 only, both 1 and 2 and none of the above. हिंदी में भी फटाफट से क्वेश्चन देख लीजिए और मुझे आंसर कमेंट करके बताइए अगर आपने ये न्यूज़ पढ़ी है तो. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विदेशी फिल्मों की शूटिंग के लिए प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है. सो इस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माण कंपनियां भारत में क्वालिफाइंग व्यय पर अधिकतम 2 करोड़ रुपए के अधीन 50% तक की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकती है. भारत में 15% या इससे अधिक जनशक्ति को रोजगार देने पर सरकार $65,000 तक का अतिरिक्त बोनस प्रदान करेगी. सो केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर कोई भी नहीं. सो चलिए न्यूज़ देख लेते हैं पहले हम. सो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है करेंटली? अनुराग ठाकुर है, याद करिएगा. सो इन्होंने एक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है शूटिंग के लिए. जो फॉरेन फिल्म्स हैं भारत में वो आके शूटिंग करें. जैसे इंडिया की काफ़ी फिल्में हैं जो विदेशों में जाके शूटिंग करती हैं, सिमिलरली उन्होंने ऐसी फिल्मों के लिए जो फॉरेन फिल्म्स हैं और वो भारत में शूटिंग करें, ऐसी फिल्म्स के लिए इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है. सो इस इंसेंटिव में क्या होगा, स्कीम में क्या होगा कि जो इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है ये इनको रिइंबर्समेंट मिल जाएगा अप टू 30%. कितने प्रतिशत? 30% तक का इनको जो है यहाँ पर रिइंबर्समेंट मिल सकता है, प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं ये ऑन क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर इन इंडिया सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ INR 2 करोड़. यानी कि जो 30% है वो INR 2 करोड़ तक का सिर्फ ये रिइंबर्समेंट कर सकते हैं. इसके अलावा गवर्नमेंट जो है ये एडिशनल बोनस देगी $65,000 का यदि वो भारत के 15% या उससे ज़्यादा की मैन पावर को अगर वो एम्प्लॉय करते हैं तो यहाँ पर उनको $65,000 का एडिशनल बोनस भी मिलेगा. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए कोशिश क्या की जा रही है, कोशिश ये की जा रही है कि एक तो इंडिया एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह यहाँ पर उभरे.
फॉरेन फिल्म्स यहाँ पर शूट हो भारत में, जिससे क्या होगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है एक तो वो आएगा, लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिलेगा। सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी और इंडिया एक डेस्टिनेशन बन जाएगा फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में भी, ठीक है। So these schemes will promote global collaboration with India and attract investment from foreign film makers. So अब क्वेश्चन देखिए, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, क्योंकि अधिकतम 2 करोड़ तो हो सकती है, लेकिन ये 30% तक का हो सकता है, नॉट 50%, ये 30% तक का हो सकता है। इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हमने पूछा है कौन सा सही है, तो केवल बी सही है, ठीक है, केवल 2 सही है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, इन्होंने एक और यहाँ पर एक योजना यहाँ पर लॉन्च की थी कि जो पुरानी फिल्में हैं उनको रीस्टोर किया जाएगा। सो गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिल्म रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट अंडर नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन। तो करीब 2000 से भी ऊपर जो फिल्में हैं उनको रीस्टोर किया जाएगा इस नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन के अंतर्गत। तो प्रश्न देखिए, आपको यहीं से पूछा जा सकता है कि ये नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन जो है इसका पर्पस क्या है, या तो आपको पर्पस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको उल्टा भी पूछ सकते हैं कि फिल्म रिस्टोरेशन के लिए कौन सा मिशन यहाँ पे सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अभी कांस फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, उसका 75th ईयर इंडिया और फ्रांस सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कैनल फिल्म फेस्टिवल है जो कांस फ्रांस में आपका कंडक्ट किया जाता है, हर साल होता है। ये 20 सितंबर 1946 में जो है ये आपका स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन ब्रीड ऑफ गोट इन इंडिया? इनमें से कौन भारत में बकरी की सबसे आम नस्ल है? ब्लैक बंगाल, जमुनापरी, बीतल या फिर सिरोही? सो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा अगर आप इसके बारे में जानते हैं। सो अभी हम चर्चा करेंगे कि ये क्यों चर्चा में था, ठीक है, अभी हम इस पर डिस्कशन करेंगे। सो ब्लैक बंगाल इसका करेक्ट आंसर है, सबसे कॉमन ब्रीड है गोट की। सो रीज़न बताती हूँ मैं क्यों चर्चा में था, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी ब्रीड वाइज रिपोर्ट लाइव स्टॉक की जारी की है, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री की, दैट इज बेस्ड ऑन द 20th लाइव स्टॉक सेंसस। और पहली बार ऐसा किया गया है कि जो ब्रीड वाइज रिपोर्ट है इसको सर्वे को कंडक्ट करने के लिए टैब्स के द्वारा इनपुट लिए गए थे रादर देन पेपर मोड में। सो इसलिए भी थोड़ा यूनिक हो जाता है ये। सो लाइव स्टॉक एंड बर्ड्स इनको काउंट किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर ब्रीड्स के हिसाब से इनकी काउंटिंग की गई है पहली बार। एंड दिस हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। सो ये आप जान लीजिए किसके द्वारा इसको जो है कंडक्ट किया गया, रिकग्नाइज किया गया है। ब्रीड्स को, जिन भी ब्रीड्स को रिकग्नाइज किया गया है, कौन रिकग्नाइज करता है, हाइलाइट्स क्या है इस रिपोर्ट के, सबसे इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले इसमें 184 इंडिजिनस या एग्जॉटिक या फिर क्रॉस ब्रीड जो है यहाँ पर इनको कवर किया गया है 19 सिलेक्टेड स्पीशीज़ का। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एग्जॉटिक यानी कि जो आपकी विदेशी प्रजाति हैं और जो क्रॉस ब्रीड यानी कि जो आपकी शंकर प्रजाति हैं, सो ये कंट्रीब्यूट करती है नियरली कैटल प्रोडक्शन पॉपुलेशन का टोटल 26.5%, यानी कि जो आपकी विदेशी और संकर जानवर है वो आपके टोटल 26.5% है जितना एनालिसिस किया गया है। इसके अलावा गिर, लखीमी और साहिवाल ब्रीड ये मेजर कंट्रीब्यूटर हैं टोटल इंडिजिनस कैटल के इसमें कौन कौन सी ब्रीड आपकी मेजर वैरायटी है, तो आपकी मेजर है गिर, लखीमी एंड साहिवाल ब्रीड। इसके अलावा गोट्स में अगर हम बात करें तो टोटल 28 इंडिजिनस ब्रीड है, स्वदेशी ब्रीड है, स्वदेशी नस्लें हैं, देसी नस्लें पाई गई हैं गोट्स की 28, जिसमें कि सबसे कॉमन कौन सी है, ब्लैक बंगाल ब्रीड, इसीलिए चर्चा में थी, ठीक है। इसके अलावा क्रॉस ब्रेड पिग्स एंड यॉर्कशायर, दीज आर द मेन ब्रीड्स ऑफ एक्सॉटिक क्रॉस ब्रीड पिग्स इन इंडिया। भारत में अगर हम देखें तो एक्सॉटिक या क्रॉस ब्रेड में क्रॉस ब्रेड पिग्स और यॉर्कशायर के सबसे मेन यहाँ पर कंट्रीब्यूटर है। इसके अलावा स्पीति ब्रीड जो है डोंकी की, ये 8.3% ऑफ पॉपुलेशन को जो है यहाँ पर अकाउंट करती है, जबकि जो बीकानेरी ब्रीड है कैमल की ये 29.6% ऑफ द पॉपुलेशन है, ठीक है।
सो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं, याद रखिएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्पीति ब्रीड कौन से एनिमल को बिलोंग करती है, या फिर बीकानेरी ब्रीड कौन से एनिमल को बिलोंग करती है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस रिपोर्ट में से। चलिए, आई होप ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड ऑनररी कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। इनमें से किसे ब्रिटिश साम्राज्य के ऑर्डर ऑफ द ऑनरी कमांडर से सम्मानित किया गया है? रतन टाटा, गौतम अडानी, अजय पिरामल एंड मुकेश अंबानी। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे करेक्ट आंसर, अगर पता है आपको इसके बारे में तो। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज अजय पिरामल। पूरा नाम है इनका अजय गोपी किशन पिरामल। इनको टॉप ब्रिटिश ऑनररी अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और भी ऑनररी अवार्ड हैं जिनको अभी हम पढ़ेंगे। जो अजय पिरामल हैं, ये पिरामल ग्रुप के चेयरमैन हैं, और इन्होंने अभी जो इंडिया यूके सीईओ फोरम थी उसको को चेयर किया था। 2016 से ये को चेयर कर रहे थे, एंड इनके ही एफर्ट्स के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। सो इन्होंने यूके इंडिया ट्रेड रिलेशनशिप को बढ़ावा देने के लिए जो भी उन्होंने सर्विसेज रेंडर किए हैं उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा ऑनररी अवार्ड्स ब्रिटेन की और देखें तो हैं, जैसे कंपेनियन ऑफ ऑनर, नाइट और डेम, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर मेडल, रॉयल विक्टोरियन ऑर्डर। ये कुछ मेजर जो है ऑनररी अवार्ड है ब्रिटेन सरकार के द्वारा जो दिए जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम जो हमने अभी पढ़ा है। सो अभी जनवरी 2022 में बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसमें से एक पर्सन है अजय कुमार कक्कड़। इनको दिया गया था नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी लोगों को मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर दिया गया था, बहुत सारे लोगों को दिया गया था, लेकिन जो नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर है वो अजय कुमार कक्कड़ को दिया गया था। इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन May 2022 इंडिया हैज बिकम डैश लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट इन टर्म्स ऑफ व्हीकल सेल्स वर्ल्ड वाइड। मई 2022 में भारत दुनिया भर में वाहन बिक्री के मामले में डैश सबसे बड़ा ऑटोमोटिव बाजार बन गया है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सो अभी चर्चा में क्यों था? क्योंकि चर्चा में इसलिए था क्योंकि अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है, एंड उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है ये 4th लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट बनी है इन टर्म्स ऑफ व्हीकल सेल्स वर्ल्ड वाइड। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज 4th। इसने जर्मनी का स्थान ले लिया है। भारत में जो 2021 में जो टोटल सेल्स हुई हैं दैट इज 37,59,398 व्हीकल्स, जो कि OICA एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा डेटा जारी किया गया है। इसके अलावा जापान जो है ये 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट बना है। इंडिया वॉज द ओनली कंट्री टू रिपोर्ट डबल डिजिट ग्रोथ अमंग द टॉप 5 वर्ल्ड वाइड मार्केट्स। और जितनी भी टॉप 5 वर्ल्ड वाइड मार्केट्स हैं उसमें से सब डबल डिजिट ग्रोथ दिखाने वाला सिर्फ इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री था। एंड चाइना जो है ये अभी भी नंबर 1 पे बना हुआ है इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोटिव मार्केट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, In which of the following years was World AIDS Vaccine Day celebrated for the first time? पहली बार विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया? सो 1997, 1998, 1999 एंड 2000। सो पहली बार कब मनाया गया था? 1998 में मनाया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे आपका 18 मई को मनाया जाता है, एंड पहली बार ये सेलिब्रेट किया गया था 1998 में। करेंटली हम बात करें तो एड्स के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, एंड इसीलिए ये दिन मनाया जाता है कि लोगों को जागरूकता फैलाई जाए अबाउट द डिजीज़ एड्स के बारे में, और एड्स की वैक्सीन कितनी ज़रूरी है उसके बारे में। एड्स आप जानते हैं ये आपका एक वायरल डिजीज़ है, एंड एड्स जो है HIV के द्वारा कॉज होता है। ह्यूमन इम्यूनो जो डेफिशिएंसी वायरस होता है। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सो होता क्या है इसमें? बेसिकली पर्सन जो इन्फेक्टेड होता है HIV से, उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है और भी बीमारी उसको अट्रैक्ट करता है, एंड आफ्टर सम टाइम उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू वीक इम्यून सिस्टम। जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा तो बहुत सारी बीमारी आपको घेर लेंगी एंड आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो एड्स दिस वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1980
1981 में ये आपका रिपोर्ट हुआ था। अच्छा, एड्स के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को लगता है कि शायद जो है संक्रामक जो है रोग है, ये कंटेजियस डिजीज़ है, बट ये कंटेजियस डिजीज़ नहीं है। ये टच करने से नहीं फैलता है, साथ में आप किसी से बात कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं तो उससे नहीं फैलता है, ठीक है। इसके कुछ तरीके होते हैं, जो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है आपका। इसके अलावा अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड अगर आपको चढ़ाया जाता है या फिर किसी भी थ्रू वजह से आपके बॉडी में एंटर करता है, सो उस वजह से फैल सकता है। इसके अलावा फ्रॉम मदर टू बेबी ये आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड विच डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया हैव साइंड एन MOU to engage last mile buyers, sellers and service providers in the public procurement. So सरकारी ई मार्केट प्लेस, कॉमन सर्विस सेंटर, ई गवर्नेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और किस विभाग ने सार्वजनिक खरीद में अंतिम मेल खरीदारों, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को शामिल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज डाक विभाग। इस पे आते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं MOU का। एक और MOU साइन किया गया है। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज और किस कॉरपोरेशन ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं फॉर स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम फॉर इम्प्रूविंग कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर। कैपिटल गुड्स सेक्टर के क्षेत्र में जो कॉम्पिटिटिवनेस को बेहतर करने के लिए जो स्कीम है उसको लागू करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने किसके साथ यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं? सो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल सेंटर फॉर डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर। सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हम दोनों के बारे में जान लेते हैं। सो जो पहला MOU साइन हुआ है जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट शामिल है, सो इसमें क्या होगा कि जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, आप जानते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्यों क्रिएट किया गया था? ये क्रिएट किया गया था ताकि जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, जो गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो भी और ऑफिसेज हैं, उनको अगर कोई भी प्रोक्योरमेंट करना है तो वो ई गवर्नमेंट मार्केट प्लेस से कर सकते हैं। सो यहाँ पर क्या होगा, ये बेसिकली जो भी बायर्स हैं, सेलर्स हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको पब्लिक प्रोक्योरमेंट में उनको एंगेज करने के लिए MOU साइन किया गया है। इसमें जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। सो GM जो है ये आपका एक रिवॉर्ड और इंसेंटिव प्रोग्राम यहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग कॉमन सर्विस सेंटर्स और पोस्ट ऑफिसेज के लिए यहाँ पर इंस्टीट्यूट करेगा। सो ये जो आपकी कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं, किसी सेंटर पे जाते हैं, या फिर आपको कोई और ऐसे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस अवेल करनी है, कोई आपको स्कीम का फॉर्म भरवाना है, कुछ भी है, सो उसके लिए आपके कुछ सेंटर्स बने होते हैं, उन्हीं को कॉमन सर्विस सेंटर कहा जाता है। सो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस मैंने बताया था, दिस इज अ कंपनी क्रिएटेड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के जुरिस्डिक्शन में ये कंपनी है। एंड बेसिकली जो भी गुड्स और सर्विसेज सेंटर के जो मंत्रालय हैं, स्टेट डिपार्टमेंट है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, या फिर कोई भी ऑटोनोमस बॉडी है, कोई भी यहाँ पर स्वायत्त निकाय हैं, उनको कोई भी प्रोक्योरमेंट करना है वो इस प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। इसको कब लॉन्च किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है डेट गाइस, August 9, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड ये कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बनाई गई है अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956, ताकि जितनी भी CSC की जो स्कीम है, कॉमन सर्विस सेंटर वाली जो स्कीम है, उनको इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके, उनका क्रियान्वयन किया जा सके और उनकी निगरानी की जा सके। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आप जानते हैं, इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 के तहत जो है ये आपका पूरा गवर्न किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है, तो याद रखिए कौन से मंत्रालय के अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। सो बेसिकली जो आपके पोस्ट हैं, उनको मेल्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए ये आपका जो डिपार्टमेंट है ये एक्ट करता है। इसके अलावा जो आपकी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम्स हैं
और भी जो आपके स्कीम्स हैं, जो बेनिफिशरीज को जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उसके लिए आपका काम करता है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, एंड ये 1 अक्टूबर 1854 में फाउंड हुआ था। इसके अलावा एक और जो MOU साइन हुआ था, सो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ये साइन किया था MOU पर। एंड इसका मेन एम क्या है कि जो एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़, उन पे दोनों का कोलैबोरेशन हो, हेवी इंडस्ट्रीज़ मंत्रालय का भी और नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का भी, ताकि जो स्कीम फॉर इम्प्रूविंग कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर है उसका अच्छे से क्रियान्वयन हो सके। सो नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये आपका 1953 में फाउंड हुआ था टू असिस्ट इन द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड एट वेरियस नेशनल R&D इंस्टीट्यूशंस। अलग अलग जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पर जो भी आपकी टेक्नोलॉजीज जो उनके द्वारा बनाई जाती है उनके प्रमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 1953 में आपका फाउंड हुआ था। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ टुडे। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है इसको प्रेस कर दीजिए। सो गाइज, हम लोग मिलते हैं कल फिर नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।